बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, इसकी ओरिजिन क्या होती है, इसको हम आइसोलेट किस तरह कर सकते हैं और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है और उसके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम माइक्रोसोम भी कह सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो नोन एज माइक्रोसोम। सबसे पहले ये किसने डिस्कवर किया था? इन 1902 एमिलियो वेराती, ये सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था इन द मसल सेल्स में, और इसको नाम दिया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रेटिकुलम का नाम क्यों दिया था उसने? बिकॉज ये हमारे पास सेल के अंदर एक नेटवर्क सा होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है। उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को उसने नाम दिया था क्या चीज? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आफ्टर 50 इयर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया था। एक दूसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम है कीथ फोर्टर। तो कीथ फोर्टर ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख लिया और इसको नाम दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्यों दिया उसने? सबसे पहले जो इसने डिस्कवर किया था तो ये मसल सेल्स में किया था। फिर बाद में जाके उसने अलग सेल्स में देख लिया और उन्होंने नोट किया कि हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हर सेल में मौजूद है, हर यूकेरियोटिक सेल में मौजूद है। तो इसी वजह से उसको नाम दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात कर ले कि हमारे पास सेल में आता कहां से है, तो इसके लिए दो थ्योरीज पेश की गई है। फर्स्ट वन इज डाल्मर इन 1966 and other one is the de Robertis in 1970. डाल्मर इन 1966 में उन्होंने थ्योरी पेश की और उन्होंने स्टेट किया कि मतलब ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इन्विजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये अंदर इन्विजिनेट कर देते हैं और हमारे पास क्या बन जाती है? एक चैनल सा बन जाती है, ट्यूब्यूल्स की चैनल्स बन जाती है और इसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो डाल्मर ने बता दिया था इन 1966। आफ्टर 4 ईयर एक दूसरा साइंटिस्ट आता है और वो स्टेट करता है कि हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट नहीं होते। ये किस चीज से ओरिजिनेट होते हैं? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आउट ग्रोथ करता है और इसी तरह आउट पॉकेटिंग की वजह से हमारे पास क्या बन जाती है? एक चैनल सी बन जाती है। उस चैनल्स को हम कहते हैं, नेटवर्क ऑफ चैनल्स को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So according to de Robertis, endoplasmic reticulum is originate from the nuclear membrane, but according to Dalmer, endoplasmic reticulum is originate from the plasma membrane. तो सबसे जो important और सबसे acceptable मॉडल है वो है de Robertis वाला, because इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी सिमिलर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों की जो केमिकल कंपोजिशंस है, इसमें मौजूद प्रोटीन्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें सेम है इस चीज के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो ये जो थी हमारे पास सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल थी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसकी कंपोनेंट्स की बात कर ले कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोज्ड ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज दी सिस्टर्नी। अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये हमारे पास क्या है? चैनल्स है। इस चैनल्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। एक तो ये हो गई। दूसरे इसके साथ हमारे पास क्या मौजूद होता है? वेसिकल्स मौजूद होती है। और थर्ड पार्ट इज नोन एज द ट्यूब्यूल्स। और ये हमारे पास क्या है? ट्यूब्यूल्स है। Some tubules are many branch, some are less branch, some are more branch. तो इसी तरह हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास इंटरनल चैनल जो है इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, दूसरी इसके साथ रिलेटेड वेसिकल्स हैं और थर्ड वन इज द ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स स्पेशली हमारे पास कौन से हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ ट्यूब्यूल्स ऐसे हैं जिसके मतलब छोटे ब्रांचेस हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें मेनी ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास, अगर हम इसकी अक्रेंस की बात कर ले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता पर कहाँ है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट ओनली इन द यूकेरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होती। दूसरी, अगर हम यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देख लें तो ये एब्सेंट होता है इन द आरबीसी, जो मेच्योर आरबीसी होती है, एरिथ्रोसाइट्स जिसको हम कह सकते हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती। दूसरी, हमारे पास जो स्पर्म सेल्स होती है, इन स्पर्म सेल्स, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती। दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है? स्मॉल अमाउंट।
कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। वो कौन से सेल हैं? मिसाल के तौर पर एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। दूसरे कौन से सेल्स हैं? मिसाल के तौर पर प्राइमरी ओसाइट्स, प्राइमरी ओसाइट्स। प्राइमरी ओसाइट्स क्या होते हैं? जब हमारे पास ओवम की फॉर्मेशन होती है या ओजेनेसिस होती है तो इसमें एक स्टेज आता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओसाइट। तो प्राइमरी ओसाइट में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती। और एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल हमारे पास कौन से सेल्स हैं? ये ऐसे सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं। हमारे एपिडर्मिस में भी होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन की जो अपर लेयर होती है उसमें भी मौजूद होता है। तो इन दोनों सेल्स में हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट हमने लिखा है लार्ज अमाउंट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास इसकी जो मेन फंक्शन होती है ये सिक्रेटरी इन नेचर है। तो सिक्रेशंस जो सेल्स ज्यादा सिक्रेशन करते हैं उसमें उसकी तादाद ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर जितने ग्लैंड सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स या सिक्रेटरी सेल्स, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सिक्रेटरी सेल्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सिक्रेट कर रहे हैं इसमें इसकी तादाद ज्यादा होगी। तो ये होगी इसकी अकरेंस की बात। नेक्स्ट आती है हमारे पास केमिकल कंपोजिशंस। So before going into discuss the chemical composition of endoplasmic reticulum, first we have to isolate it. सबसे पहले हमने क्या करना है? इसको सेल से आइसोलेट करना है। तो इसकी आइसोलेशन हम किस तरह कर लेंगे? तो यहाँ पर सबसे जो आइडियल सेल्स है जिससे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आइसोलेट कर सकते हैं वो है लिवर सेल। तो सबसे पहले हम लिवर सेल ले लेंगे, लिवर का कुछ मास ले लेंगे और उसका होमोजिनेट बना देंगे। होमोजिनेट किस तरह बनाएंगे? हम होमोजेनाइजर एक मशीन के जरिए इसको क्रश करेंगे, ठीक है। और क्रश करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगी? टिश्यू होमोजिनेट बन जाएगी। फिर उस टिश्यू होमोजिनेट की हम क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये है कि हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखकर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप में अगर हम उसको स्लो स्पीड के साथ सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? क्या सेपरेट हो जाएगी? सबसे पहले राउंड में न्यूक्लियस निकल जाएगी और ऊपर जो सुपरनेट रहता है इसको हम कहते हैं पेलेट। ये नीचे कॉर्नर पे जो बैठ गई है इसको हम कहते हैं पेलेट। और ये ऊपर जो रह जाता है इसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। तो फिर हम क्या करेंगे? ये सुपरनेटेंट है इसको हम दूसरी ट्यूब में डाल देंगे। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर डाल दिया। फिर इसको इससे ज्यादा स्पीड दे देंगे। मिसाल के तौर पर अगर इसको हमने स्पीड दिया था 1000 आरपीएम, राउंड पर मिनट, तो इसकी स्पीड अब बढ़ा के हम क्या करेंगे? 2000 राउंड पर मिनट कर देंगे। तो 2000 राउंड पर मिनट में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनेल सेपरेट हो जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम्स। ये ऑर्गेनेल सेपरेट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नीचे बैठ गया है ये ऑर्गेनेल्स। ऊपर जो सुपरनेटेंट रहता है इसको हम एक दूसरी ट्यूब में डाल देंगे और उससे ज्यादा स्पीड इसको दे देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने स्पीड बढ़ा के कितना कर दिया? 3000 आरपीएम, 3000 राउंड पर मिनट। तो इस स्पीड के साथ हमारे पास क्या बन जाएगी? माइक्रोसोम्स यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसिकल्स। और अगर हम इससे भी स्पीड बढ़ा दें सेंट्रीफ्यूज मशीन की तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स आएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस सेपरेट हो जाएगी। along with that some मैक्रोमोलिक्यूल्स मिसाल के तौर पर प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गई और लिपिड हो गई। तो इसी तरह अगर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया है, हमने सेल से सेपरेट कर दिया है, तो फिर हम इजीली इसकी केमिकल कंपोजिशंस को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। सो केमिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू मेन टाइप्स हैं, टाइप्स, ठीक है। एक हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है? ये जो न्यूक्लियस के करीब होता है और उसके ऊपर ये जो डॉट डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट डॉट हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स प्रेजेंट। और दूसरी हमारे पास क्या है? दूसरी टाइप वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ क्यों है? बिकॉज दे हैव नो राइबोसोम्स अटैच। तो यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, नो राइबोसोम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की है।
जो न्यूक्लियस के करीब है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो न्यूक्लियस से दूर है, सेल मेम्ब्रेन के करीब है, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर मैंने केमिकल कंपोजिशन लिखी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉस्फोलिपिड्स ज्यादा होती है बनिस्बत रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीज ज्यादा है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है। 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी वजह ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम है, और इसके बरकस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन ज्यादा है और लिपिड की कंसंट्रेशन कम है। नेक्स्ट इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है इसके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड देन गल्जी बॉडीज। एक हमारे पास गल्जी बॉडी होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जो गल्जी बॉडी होती है इसमें मौजूद फॉस्फोलिपिड कम होते हैं बनिस्बत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मोर एंजाइम देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इतने एंजाइम्स नहीं होते जितने हमारे पास हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। नेक्स्ट इसमें सम अमाउंट ऑफ आरएनए भी होती है, और ये आरएनए कहाँ पर मौजूद होता है, जिस तरह मैंने बात की है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच है, और राइबोसोम्स का हमने कंपोजिशन स्टडी की थी कि हमारे पास राइबोसोम में दो चीजें इन्वॉल्व है, एक है प्रोटीन और दूसरी है आरएनए। तो सम अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लास्ट वन जो हमारे पास है वो कोलेस्ट्रॉल इन दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। रेटिकुलम में हमारे पास 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मौजूद हैं, और अगर हम पूरे सेल की बात कर लें तो पूरे सेल में हमारे पास 30,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। So 30,000 different types of protein are present in the whole cells, and 30 different types of protein are present in the rough endoplasmic reticulum.